सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आप लोगों का ये लेक्चर नंबर 25 और बेटा आज जो मैं पाठ मैंने आपको पहले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रह गई है, मैं इनको आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है बेटा, कभी पर्सनली अलग अपन एक वीडियो बनाएंगे, केवल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे। मैंने हालांकि जितने करवाने थे अच्छे वो मैंने करवाए, ठीक है। और उनमें से कुछ समझ में नहीं आता, आप खुद भी कोशिश करना ताकि उनको करें, और हर टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना। अब जो बेटा पार्ट नंबर दूसरा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका नाम है परमाणु संरचना। पार्ट दूसरा है, लेकिन अपना जो तीसरा पार्ट है तत्वों का वर्गीकरण और उनकी आवर्तिता। अर्थात सबसे पहली बात कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होगा? अपन इसको बोलते हैं क्या? आवर्त सारणी। क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आती है बेटा, सबसे पहले जो अपन लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते वो तो देखेंगे, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को क्या बोलोगे? क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात है बेटा वर्गीकरण कहते किसे हैं? देखो वर्गीकरण की बात है कि देखो सामान्य रूप से अपन का मतलब मानव का जो वर्गीकरण करते हैं तो सभी मानव को किसमें? मैमल्स में। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारियों के अंदर आते हैं ना। इसी प्रकार से जैसे पक्षी वर्ग है जिसको आप लोग एवीज वर्ग बोलते हो, सही बात है गलत है? इसी प्रकार से मछली वर्ग है जिसको पीसीज वर्ग बोला जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में भी रहते हैं थल में भी रहते हैं जिसको एम्फीबियन बोला जाता है, उभयचरी बोला जाता है। समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब होता है कि समान गुणधर्मों वाले जितने भी जानवर हैं उनको एक समूह में रखना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। इसी प्रकार इसका मतलब वर्गीकरण का मतलब होता है जब सब परिभाषा अपन क्या लिखेंगे वर्गीकरण की? जब समान गुणधर्म या गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है तो उसे उन तत्वों का क्या बोलोगे? उन्हें तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये वर्गीकरण का मतलब क्या है कि समान गुणधर्मों वाले तत्वों को जब एक साथ रखा जाता है, जब यहाँ एक साथ रखा जाता है या जब एक साथ रखा जाता है तो उसे उन तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आ गई? तो वर्गीकरण की परिभाषा तुम लोगों से पूछे। अब सबसे पहली बात है कि बेटा आपकी मोटी सी बात है कि मन में आपकी ये बात आए कि साहब ये तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया गया? जब तत्वों की खोज जैसे जैसे हुई, प्रारंभ में कुछ तत्व थे उनको याद कर लिया, लेकिन वर्तमान में लगभग 117-118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। दिन में से जहाँ वर्तमान में यदि बात करें तो कितने तत्व हैं? लगभग 118 तत्व है ना। कन्फर्म मत बोल रहा कि यार साहब 118 ही है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किताब में आपको 114 मिलेगा, किसी में 16 मिलेगा, किसी में 17 मिलेगा, किसी में 18 मिलेगा। समझ में आई? तो वर्तमान में लगभग 118 तत्व क्या है बेटा? ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। इनमें से 90 तत्व, लगभग 90 तत्व प्रकृति में, क्या बेटा? 90 तत्व प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं बेटा ये। ठीक है बेटा। अब शेष तत्व मान के चलो वैसे 118 में से 90 को घटा दो, लगभग अब यहाँ पर लगभग कितने तत्व हो गए? लगभग 28 तत्व। 28 तत्व कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात किए गए हैं। क्या गए बेटा? ज्ञात किए गए हैं। अब सुनो, तो एक लगभग 118 तत्व, यहाँ लगभग लिखना है ना, एकदम कन्फर्म नहीं साहब 118 तत्व ज्ञात है, ऐसा कुछ। लगभग 17 भी 18 भी 19 भी अभी खोज बहुत सही चल रही है, 1 2 4 की। तो 90 तत्व प्रकृति में समुक्त तथा संयुक्त अवस्था में।
और इसके अलावा लगभग 28 तत्व जो शेष रहे ना, लगभग वो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किए गए, संश्लेषित किए गए। पहली बात। दूसरी बात कि भाई वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहली बात है कि अपन जब वर्गीकरण करते हैं तो समान गुणधर्मों वाले तत्वों को जब एक साथ रखा जाता है तो वो वर्गीकरण कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तत्वों की खोज जब धीरे धीरे हुई, बहुत सारे तत्व प्रारंभ में कम थे, उसके बाद और बढ़ गए तो उनको याद रखने में बड़ी परेशानी हुई। भाई समान गुणधर्मों के, तो सबसे पहली बात है कि तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, अलग अलग वैज्ञानिक थे, जैसे आपने 9th या 10th में पढ़ा हो, जिसमें कुछ नाम मैं आपको गिना रहा हूँ जो मुख्य रूप से। सबसे पहले आप लोगों ने डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा था, आवर्त सारणी बनाई थी उसने। दूसरा नियम वो आप पढ़ा था जो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था, है। न्यूलैंड का अष्टक नियम के बाद लोथर मेयर की आवर्त सारणी पढ़ी थी, और लोथर मेयर की आवर्त सारणी के बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी, है। और लास्ट में जो पढ़ी थी वो बेटा हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। किसकी? हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, जो एक आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है, पहली बात। अब बात यह कि भाई तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब कहने का मतलब है कि जब तत्वों की बहुत सी खोज हुई, अर्थात बहुत से तत्व जब ज्ञात हुए तो उनको याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, अर्थात परेशानी हुई, जिसके कारण तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक हो गया। और समय समय पर निम्न वैज्ञानिकों के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात आवर्त सारणी का विकास किया था। लेकिन कब, क्यों? सबसे पहले एक वैज्ञानिक था लेवोसिए। कौन सा? लेवोसिए। थोड़ा नाम याद आया होगा आपको, लेवोसिए कहीं पे। और लेवोसिए को आप लोगों ने रसायन का पिता बोला था बेटा, है, सही बात है। रसायन का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है कौन? लेवोसिए। तो सर्वप्रथम तत्वों को लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने, कहने का सर्वप्रथम ऐसे लिखोगे आप लोग, सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु, धातु तथा धातु के रूप में, सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है बेटा। कहने का मतलब सबसे पहली बात है भाई, आप लोगों के मन में ऐसा भी धातु क्या है। जैसे अपन लोहे की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, तो जब उनको थोड़ा सा घिसते हैं तो उनके अंदर एक धात्विक चमक होती है, और धात्विक चमक का कारण होता है उनके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो जिन पदार्थों में एक धात्विक चमक होती है, दूसरी बात वे आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात चोट को सह सकते हैं, और क्या होते हैं बेटा? ठोस होते हैं मुख्य रूप से। लेकिन अपन जानते हैं यदि अपन पारा की बात करें, मरकरी की, तो मरकरी द्रव होता है, वो भी धातु है। तो कहने का मतलब है जिनके अंदर धात्विक चमक होती है और इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, वो चालन करते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं तो वो तो धातु कहलाते हैं। अधातु वे होते हैं जो बुंगर प्रकृति के होते हैं, अर्थात दौड़ो। दूसरी बात, ये चोट को सह भी नहीं सकते, गैस होते हैं या फिर द्रव में होंगे, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। सल्फर तो होगी ही ठोस अवस्था में, लेकिन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब के सब अधातु है। अधातु है तो वो सब के सब क्या है? गैस है मुख्य रूप से। अब यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु के रूप में वर्गीकृत। लेकिन क्या हुआ बेटा? लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई, कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई जिनके गुण धातु व अधातु के समान थे। क्या थे बेटा? अब मामला गड़बड़ हो गया भाई। लेवोसिए बेचारे ने क्या किया? धातु अधातु के रूप में वर्गीकृत कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा आ गया भाई जिनके गुणधर्म धातु के समान भी और अधातु के समान भी। जैसे अब प्रेजेंट में देखें, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये बेटा उपधातु कहलाती है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनके जो गुणधर्म होते हैं
धातु और अधातु दोनों के समान थे। जब ऐसे तत्वों की खोज हुई ना तो मामला गड़बड़ हो गया बेचारे का। भाई अब क्या करें, ये तो तीसरा ही आ गया, और तीसरा उपधातु को कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे, केवल धातु को और अधातु को। अर्थात कहने का मतलब समझ में आ गया। सर पहला वर्गीकरण किसने किया? लैवोसिये ने। रसायन का पिता बोला जाता है। सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु के रूप में वर्गीकृत किया। जब कुछ समय पश्चात बेटा ऐसे तत्वों की खोज हुई जिनके गुणधर्म धातु और अधातु के समान थे, तो भाई का मामला गड़बड़ हो गया। बोला अब और कोई वर्गीकरण करो, मेरी बस की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कमी क्या हुई? अधातु की खोज हुई, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। तो पहला वर्गीकरण आपका ये कहलाया। दूसरा वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण है बेटा जोसेफ प्राउट। है, नाम सुना है ना जोसेफ प्राउट का? जोसेफ प्राउट। और आप लोगों ने रसायन संयोजन के नियम पढ़े थे, जिसमें जोसेफ प्राउट भी आया था, लेवोसिये भी आया था, पता है ना आपको? तो जोसेफ प्राउट का वर्गीकरण, जोसेफ प्राउट की आवर्त सारणी या का वर्गीकरण बोल सकते हैं। वर्गीकरण देखो बेटा, जब जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में आया है, तो उसने ये बताया था कि तत्वों का मूलभूत गुणधर्म उसका परमाणु भार होता है, द्रव्यमान होता है, जो किसी भी कंडीशन में ना तो बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। समझ भाई? अर्थात द्रव्यमान अजर अमर है, ना तो बनाया जाएगा ना नष्ट किया जाएगा। तो इसका नियम भी पढ़ा था, उसको बोला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ भाई? तो भाई साहब जोसेफ प्राउट महोदय ने क्या किया? उन्होंने बताया कि सभी तत्व, क्या बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया बेटा सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणु भार से मिलकर बने हैं, जिसके कारण सभी तत्वों का परमाणु भार एक पूर्णांक में होता है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन का परमाणु भार बेटा एक होता है, H बराबर 1। अब जिसका परमाणु भार 12 है उसको कार्बन बोला, जो हाइड्रोजन के परमाणु भार से 12 गुना था। अर्थात कहने का मतलब समझ में आया? सभी तत्व H के परमाणु भार से मिलकर बने हैं। जिसका परमाणु भार 1 है वो तो हाइड्रोजन है, वो तो मान लिया। 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ये 12 बोले सीधा का सीधा। भाई 12 आया तो 12 अर्थात यहाँ हाइड्रोजन की तुलना में 12 गुना है, तो वहाँ कार्बन बोल दिया उसको। 16 गुना बोला ऑक्सीजन बोल दिया, 35.5 गुना बोला क्लोरीन बोल दिया, 108 बोला उस सिल्वर बोल दिया। अर्थात अब बात समझ में आएगी भाई, ये तो सही है मामला, तो ठीक है बता दिया आपने। अब कंडीशन क्या आई? कुछ तत्वों का परमाणु भार पूर्णांक में नहीं था। जब आगे खोज हुई तो पूर्णांक में नहीं आया, क्योंकि एक तत्व के अलग अलग रूप, जिसको समस्थानिक बोलोगे, समस्थानिक जब आए तो उनका जो परमाणु भार था वो पूर्णांक में नहीं था। अब ये इसकी कहानी कब खत्म हुई? अब कुछ तत्व ऐसे ज्ञात हुए, जिनका परमाणु भार पूर्णांक में नहीं था। अरे बेटा, अरे जब पूर्णांक में नहीं था तो मामला गड़बड़ हो गया। ये तो जिसका 6 है उस तत्व का नाम बोल दिया, जिसका 7 है उसको बोल दे, जिसका 12 है उसको बोल दे, जिसका 40 है, जैसे कैल्शियम का 40 होता है तो बोला कैल्शियम 40, 39 पोटेशियम बोल दिया भैया, है। इसी प्रकार से आयरन बोला 56 बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे कुछ तत्व ऐसे ज्ञात हुए जिनका परमाणु भार पूर्णांक में नहीं था, तो इसका भी मामला खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा जोसेफ प्राउट का वर्गीकरण तत्वों का। और सभी तत्व किसे बने? H की नाभिक से बने हैं, मतलब H की नाभिक से बने हैं। नाभिक का मतलब इसका द्रव्यमान नाभिक से बने हैं, और नाभिक से बने हैं तो उससे जितना गुणा होगा वो उस तत्व का वर्गीकरण कहलाएगा। ये कमी है, कुछ तत्व ऐसे ज्ञात हुए जिनका परमाणु भार पूर्णांक में नहीं था। ये था बेटा आप लोगों का दूसरा वर्गीकरण। अब मैं आप लोगों को
तीसरा वर्गीकरण बताऊंगा। और तीसरा वर्गीकरण आप लोगों को क्या है? तीसरा वर्गीकरण है नंबर 3, डोबे 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 राइनर डोबे राइनर का त्रिक नियम। पढ़ा है ये तो आप लोगों ने, पिछले वाले नियम नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला नियम तो आप लोगों ने 9th में या फिर 10th में जरूर पढ़ा है। 10th में पढ़ा था? हाँ देखो बेटा, सबसे पहली बात है, मूल आधार अभी भी किसको माना जा रहा है? परमाणु भार को। मेंडलीव भी परमाणु भार को ही मानेगा, लेकिन मोजले परमाणु क्रमांक को मानेगा, वो बाद की बात है। अब परमाणु भार के हिसाब से तो त्रिक का मतलब कि भाई इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों के 3-3 के त्रिक बनाए, 3-3 के त्रिक बनाए और बताया कि पहले तत्व और तीसरे तत्व, पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे वाले तत्व के बराबर होता है। इसे ही बोला जाता है डोबे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो आप सब क्या लिखेंगे बेटा? जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक त्रिक का मतलब 1 2 3 एक त्रिक में व्यवस्थित करते हैं तो प्रथम तत्व व तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत या माध्य, समांतर माध्य बोल सकते हो, परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे ही डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात समझ में आ गई। त्रिक, जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक त्रिक का मतलब 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों त्रिक में व्यवस्थित करते हैं तो प्रथम तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे ही डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गए होगा। ये तो ये परिभाषा हो गई, और परिभाषा के बाद आप डोबे राइनर के त्रिक नियम की बात है कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे बेटा। एग्जाम्पल के रूप में तत्व पहले, अब तत्व आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, तीसरे बेटा। और यहाँ पर भार, परमाणु भारों का औसत लिख देते हैं। परमाणु भारों का औसत, परमाणु भारों का औसत क्या करोगे? फर्स्ट प्लस थर्ड बटा 2 करोगा। समझ में आ रही बात? ये फर्स्ट प्लस थर्ड बराबर क्या करना है आपको? 2 करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पे पहला प्लस तीसरा में 2 का भाग दूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पे? लगभग सेकंड के बराबर आने वाला है। तो यही तो बोलोगा त्रिक नियम। जैसे अपन पहले तत्व लिया, तत्व कौन कौन सा? ये तत्व ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब सुनो बेटा, पहला तत्व लिथियम,
दूसरा तत्व सोडियम और चौथा तत्व पोटेशियम। यहाँ इसका परमाणु भार होता है 7 और इसका होता है बेटा 39। कितना? 39। अब यहाँ देखो 7 + 39 बटा 2 बराबर क्या आएगा? 7 और 39 होगी 46 और 46 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 23। अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा इसका परमाणु भार? आई बात समझ में? ये तो पहला त्रिक बनाया इसने महोदय ने। दूसरा तत्व लिया तो इसके अंदर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ इसका तो 40 होता है और इसका होता है बेटा 137। कितना? 137। अब सुनो 40 + 137 बटा 2 कितना आया बेटा? है नहीं, 173 में भाग दो ना 2 का, कितना आया वो लिखोगा। ठीक है। अब तत्व अगला मैं एक तरीका और बता देता हूं। कितना बेटा? 88 5। ठीक है, इसको बोलोगे 88.5, ये 88.5। अब आ गया अगला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा। यहाँ पर क्लोरीन का तो 35.5 और आयोडीन का 127 और ब्रोमीन का अपन को निकालना है तो 35.5 + 127 बटा 2 करोगा, कितना आएगा बेटा? लगभग 81 आएगा। 80 81.5 या लगभग जो भी 81 पॉइंट जो आया। तो यहाँ पर ये 81 के आसपास। तो बेटा अब समझ में आ गई होगी आप लोगों का सीधा पूरा सिस्टम कि जब तत्वों को त्रिक में अर्थात 3 के हिसाब से व्यवस्थित करोगे तो पहले तत्व व तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का जो योग है दूसरे वाले तत्व के बराबर होगा। इसे ही डोबेराइनर का त्रिक नियम बोला जाएगा। तो ये है आप लोगों का बेटा डोबेराइनर का त्रिक नियम। फिर अगला नियम पढ़ेंगे अपन न्यूलैंड का अष्टक नियम। धन्यवाद।